जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक सेमेस्टर सोशियोलॉजी का ये पेपर 2 है। पेपर का नाम है आपके जेंडर एंड सोसाइटी, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है आप लोगों का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, वो 20 अप्रैल 2026 को होने वाला है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे अफिलिएटेड जो कॉलेज हैं, यानी जो उससे संबंधित सभी कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों में आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। पेपर कोड है SOC 305। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, BU झांसी है, महापाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय है, और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर है, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं आपके उत्तर प्रदेश में, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी विश्वविद्यालय के लिए आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, इसमें मैं बता दूं 2 वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपको मैं इस क्लास में उपलब्ध कराने वाला हूं। 2023-24 सत्र का, 2024-25 सत्र का, ठीक है ना। सोशोलॉजी है, जेंडर एंड सोसाइटी, पेपर 2 है सोशोलॉजी का 6 सेमेस्टर। DDU वाले अपना पेपर कोड देख लेंगे भाई। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे, ये आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। चलिए लाइक भी कर देंगे ताकि यूट्यूब भी क्लास को रिकमेंड करता रहे। ये क्लास मेरी सेट नहीं हो रही है। चलें इसमें देखें, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है। लैंगिक पहचान का विकास स्वार्थ से होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, पूछा गया है यौन राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना। यौन राजनीति पुस्तक को किसने लिखा भैया। सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है। केट मिलेट ने लिखा है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है उदारवाद का घर किस देश को कहा जाता है। उदारवाद का घर इंग्लैंड को कहा जाता है, ठीक है ना। उदारवाद का घर इंग्लैंड को। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पूछा गया है विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता है। विश्व में सबसे अधिक जो लैंगिक समानता रखता है वो आइसलैंड रखता है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले लैंगिक अंतराल सूचकांक कब जारी किया गया था। तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 2006 में, ठीक है, लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया गया था 2006 में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन है द सेकेंड सेक्स पुस्तक के लेखक हैं। द सेकेंड सेक्स पुस्तक को किसने लिखा है। सिमोन द बौवार ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर पूछा गया है औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती हैं, पक्ति किसकी है। या फिर ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है। तो सिमोन द बौवार के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। क्लियर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कार्यशील जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। कार्यशील जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। तो उत्पादन में लगी जनसंख्या जो होती है, इसे कार्यशील जनसंख्या से संबोधित किया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है ना। सारी चीज़ें इसमें आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं। लिबरलिज्म के मूल सिद्धांत क्या होते हैं। मानवीय विवेक में आस्था रखें, मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास रखें, ठीक है। सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का आदर्श, ये सभी क्या हैं। ये सभी आपके लिबरलिज्म यानी उदारवाद के मूल सिद्धांत हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय ने। आप सभी लोग जानते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसमें डी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग है। इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तो ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। राष्ट्रीय महिला आयोग एक राजनीतिक इकाई नहीं है, ना ही ये संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये संसदीय निकाय है, पार्लियामेंट्री निकाय भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो है क्या राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक सैचुरेटेड बॉडी है, यानी ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। याद रखिएगा इसे, मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से। वैधानिक निकाय क्या है, ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है ना। क्या है,
राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय को सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन इसे बोलते हैं। इंग्लिश में भी याद रख लीजिएगा, इसका मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आएगा तो आपको याद रख लेना है, स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक वैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, संसदीय, संवैधानिक या फिर राजनीतिक निकाय नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है ना, ये एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1992, ठीक है, कब हुई थी? जिसकी स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी, ठीक है ना। इतना आपका क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, पूछा गया है 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर क्या थी? 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर 65.46 थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है मेहर का संबंध किस समाज से है? हिंदू समाज, पारसी समाज, मुस्लिम समाज या बौद्ध समाज? मेहर का संबंध मुस्लिम समाज से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर पूछा गया है विशेष विवाह अधिनियम 1954 किससे संबंधित है? विशेष विवाह अधिनियम 1954 ये आपका अंतरधर्मी विवाह और अंतरजातीय विवाह दोनों से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, वर्ष 2018-19 में देश के श्रम बल में महिला वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है? तो 24.101%। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। जो 24.01% है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2018-19 में ये 24.05 या फिर, ठीक है ना, ठीक है 24.05 थी। ये यहाँ जो पॉइंट में दिया गया है क्वेश्चन में, वो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 यहाँ पर सारे आपके डेटा दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देख लेंगे इसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू हुई? जननी सुरक्षा योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लागू हुई थी 2005 में। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर पूछा गया है पंचायती राज योजना का उद्घाटन सर्वप्रथम किस जिले में हुआ? पंचायती राज योजना का जो उद्घाटन है वो सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था? तो नागौर जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण है। पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, नशा, तनाव यानी स्ट्रेस, ये सभी क्या है? पारिवारिक हिंसा के मुख्य कारण है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1961 में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MSA राव ने सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक लिखी है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 79, ठीक है ना, 1979 1979 में सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक प्रकाशित हुई थी। MSA राव के द्वारा यह लिखी गई थी। इसमें जो AR देसाई हैं इनको याद रखिएगा, इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। क्या? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर पूछा गया है 19वीं शताब्दी में भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण था। तो इसमें देखिए ब्रिटिश पॉलिसी और ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर, ये दोनों आपके क्या है? निम्न स्थिति के प्रमुख कारण थे, लेकिन ब्रिटिश नीति इसमें प्रमुख कारण नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये भारतीय स्त्रियों के जो स्थिति थी उसमें सुधार लेकर के आए थे। जैसे इसमें सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है ना, ये एक पॉलिसी लेकर के आए थे जिससे सती प्रथा का अंत हुआ था राजा राम मोहन राय के थ्रू, ठीक है ना। तो इनका प्रमुख कारण नहीं था निम्न स्थिति का भारतीय स्त्रियों में। निम्न स्थिति का कारण था ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है ना। भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का प्रमुख कारण क्या था? संयुक्त परिवार की संरचना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखें राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, बिल्कुल करेक्ट है।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। स्त्री शिक्षा से स्वामी दयानंद सरस्वती आपके संबंधित है, ये भी आपका करेक्ट है। ज्योतिबा फूले दहेज प्रथा से संबंधित नहीं है, ये स्त्री शिक्षा से संबंधित है, ठीक है ना, ज्योतिबा फूले। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या है, सही से सुमेलित नहीं है, गलत आपका सुमेलित किया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के बाद हिंदू स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कौन सा कारण सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। यहाँ क्या पूछा है, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना, यानी स्वतंत्रता के पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, और कब, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से चली गई। तो जब ब्रिटिश इंडिया थी भारत में, जब ब्रिटिश पॉलिसी थी भारत में, तो उस समय हिंदू स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन लाया था ब्रह्म समाज का सुधार आंदोलन। लेकिन स्वतंत्रता के बाद पूछा है आपके इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद हिंदू स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए सबसे प्रमुख कारण था एकाकी परिवार में वृद्धि, ठीक है ना, यानी इंक्रीज इन न्यूक्लियर फैमिलीज। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो इसमें क्या क्या है सर, यानी संयुक्त परिवार जो है, एकाकी परिवार, ये क्या है, स्वतंत्रता के बाद हिंदू स्त्रियों में स्थिति में सुधार लाने में कई कारकों की भूमिका रही, लेकिन एकाकी यानी न्यूक्लियर परिवारों की वृद्धि सबसे अधिक प्रभावी सिद्ध हुई थी। इसके कारण क्या थे, तो संयुक्त परिवार की तुलना में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने का अवसर मिला था, ठीक है ना। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा और रोजगार के अवसर भी बढ़े थे, और परिवार नियंत्रण और बंधन कुछ हद तक कम हुए थे एकाकी परिवार में वृद्धि होने से। इसमें जो संस्कृतिकरण है, ये क्या है, तो संस्कृतिकरण क्या करता है, समाज में बदलाव लाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ब्रह्म समाज सुधार आंदोलन, ये स्वतंत्रता के पहले था, ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद नहीं, स्वतंत्रता के पहले था, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, निम्नांकित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है, 1975 को। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला प्रश्न देख लेंगे, 25 नंबर है, निम्नांकित में से भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2001 को, ठीक है, 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। भारत में क्या कर रहा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 2005 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। देखें, सोशियोलॉजी में आपका महिलाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों साल, तो इस वर्ष भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लास्ट वाला जो चैप्टर है उसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा, सोशियोलॉजी का, ठीक है, जो सबसे लास्ट चैप्टर है उसे अच्छे से कवर करिएगा, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। हिंदू सोसाइटी एक्ट क्रॉस रोड्स पुस्तक किसने लिखी है। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स, ये जो पुस्तक है ये के.एन. पनिक्कर द्वारा लिखी गई है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। चले 28 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि, ये स्टेटमेंट किसका है कि भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति प्रत्येक स्थिति के अनुरूप निभाता है। तो ये स्टेटमेंट राल्फ लिंटन का है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिएगा, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ठीक है। इस पुस्तक को लिखा है मिशेल फूको। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, जेंडर सामाजिक, ठीक है, जेंडर समाजीकरण में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा को किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, लैंगिक समानता क्या है। लैंगिक समानता क्या है भाई, तो महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार, जिम्मेदारियां एवं अवसर प्रदान करें। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 32 नंबर है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1993 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, पूछ भी सकता है एग्जाम में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जेंडर समाजीकरण का अभिकरण है। जेंडर इनमें से कौन सा सामाजिक अभिकरण है? तो यहाँ पर देखेंगे परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, संचार मीडिया, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी क्या हैं, समाजीकरण के अभिकरण हैं, ठीक है ना। इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पूछा गया है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है आपकी हुई थी 1927 में, ठीक है ना। कब हुई थी? 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। किसने करी थी? मार्गरेट कजिन्स ने करी थी, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा इनको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? तभी मैं बता रहा हूँ, मार्गरेट, ठीक है, कजिन्स। मार्गरेट कजिन्स ने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में करी थी। आपके ऑप्शन में है नहीं, तो इस क्वेश्चन में एरर है, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद को समझने के लिए एक जेंडर परिप्रेक्ष्य नहीं है। नारीवाद को समझने के लिए एक जेंडर परिप्रेक्ष्य कौन सा नहीं है? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है, समाजवादी परिप्रेक्ष्य भी है, उग्रवादी परिप्रेक्ष्य भी है। प्राच्यवादी परिप्रेक्ष्य इसमें से नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं होगा, तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज कौन सा है? अमेरिकी समाज, जापानी समाज, भारतीय समाज, ये सभी पुरुष प्रधान समाज है, तो 36 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 37 नंबर है, किसने नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा दिया है। नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा माल्थस ने दिया है, ठीक है। क्या? इतना याद रखेंगे, नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा माल्थस। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक को लिखा है डेविस ने, यानी किंग्सले डेविस ने। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, 39 नंबर है, सावयवी उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है। सावयवी उद्विकास का सिद्धांत दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब शुरू हुई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भारत में 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखें, दहेज हत्या एक उदाहरण है किसका। घरेलू हिंसा का उदाहरण है, सामाजिक हिंसा का भी और आपराधिक हिंसा का भी उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना ये 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 42 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है, जेंडर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जेंडर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो जेंडर यह एक सामाजिक निर्मित होता है। जेंडर ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है, किस समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के लिए सिफारिश किस समिति ने की थी। तो भारत में महिला की स्थिति पर समिति ने की थी, ठीक है ना। कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चले क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है आपसे। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जेंडर रोल्स आर, लैंगिक भूमिकाएं हैं। लैंगिक भूमिकाएं क्या हैं। तो सीखा हुआ व्यवहार है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है, एक अकादमिक विषय के रूप में महिला अध्ययन का उदय परिणाम है। किसका परिणाम है भाई। तो यह नारीवाद का द्वितीय लहर, सेकेंड वेव फेमिनिज्म। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। चलिए 47 नंबर पूछा गया है कि लिंग आयु के उदाहरण है। लिंग जो है और आयु किसके उदाहरण हैं। तो यह आपके जैविक परिस्थिति के उदाहरण है, बायोलॉजिकल स्टेटस के। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे,
यहाँ पर जो नारीवाद का द्वितीय लहर था उससे संबंधित यहाँ पर आपका कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे पढ़ लेना ज़रूरी है। देखिए नारीवाद की द्वितीय लहर 1960 के दशक के अंत से 1980 के दशक तक चली थी। जो नारीवाद का द्वितीय लहर है इसने सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत असमानताओं सहित महिलाओं के अनुभवों के व्यापक विश्लेषण पर जोर दिया था। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। नारीवाद की प्रथम लहर तो 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी की शुरुआत तक थी। मुख्य रूप से मताधिकार और महिलाओं के लिए कानूनी और राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित थी। बाकी नारीवाद की जो तीसरी लहर है, दूसरी लहर मैंने बता दी। तीसरी लहर 1990 के दशक से थी। ठीक है, द्वितीय लहर के सार्वभौमिकता के दावों की आलोचना की, लिंग, वर्ग, नस्ल और कामुकता के अंतर संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, नारीवाद का जो चौथी लहर है इसको भी याद रखिएगा। 21वीं सदी की शुरुआत से है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन सक्रियता और यौन उत्पीड़न, हिंसा और लिंग आधारित भेदभाव जैसे मुद्दों पर केंद्रित है ये नारीवाद की चौथी लहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं? तो जेंडर टाइपिंग में। ठीक है ना, लैंगिक प्रकार में किस समाजीकरण में? तो लैंगिक प्रकार के समाजीकरण में क्या करते हैं? बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, कितनी आयु में बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? तो 2 वर्ष की आयु में बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है आपसे, गुणसूत्रों का वह समूह जो अनुवांशिक महिला को परिभाषित करता है। अनुवांशिक महिला को कौन परिभाषित करेगा? XX क्या है? ये महिला को परिभाषित करता है। XY पुरुष को परिभाषित करेगा। अनुवांशिक पुरुष को कौन परिभाषित करेगा? XY, महिला को XX। ठीक है ना। अब ये रहा आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर। अब हम लोग 2025 का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके 2025 वाले क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, भारत में महिलाओं के लिए विवाह की कितनी आयु है? भारत में महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष है। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, दहेज की सामाजिक बुराई से निपटने के लिए भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1961 में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2013 में लागू किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर है, भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? 2006 में। ठीक है, 2006 में बाल विवाह अधिनियम आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट हो क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अम्ब्रेला योजना 2015 में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं? तो वन स्टॉप सेंटर जो है, ठीक है ना, ये अम्ब्रेला योजना 2015 में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य भारत में सेक्स तस्करी का केंद्र बनकर उभरा है? तो असम राज्य उभरा है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, आईपीसी की धारा 498A किससे संबंधित है? तो यह पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता अगर होती है तो धारा 498A आपका इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, कन्या भ्रूण हत्या के उन्मूलन और युवा भारतीय लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए गए एक सामाजिक अभियान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का।
10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 प्रदान करता है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आर्टिकल 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1976 के तहत लड़कियों के विवाह की उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर कर दी गई 18 वर्ष। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, घरेलू हिंसा में सभी शामिल हैं सिवाय घरेलू हिंसा में पीछा करना, ठीक है ना, ये आपका, इसके अलावा सभी आपका घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है। चले 13 नंबर प्रश्न है, 72वें और 73वें संशोधन अधिनियम ने स्थानीय निकायों में किसके लिए 33% सीटों का आरक्षण प्रदान किया है? तो बिल्कुल महिलाओं के लिए किया है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अभी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक बिल पास हो रही थी, लेकिन पास नहीं हो पाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखें, घरेलू हिंसा में शामिल है, घरेलू हिंसा में केवल शारीरिक हिंसा शामिल है, केवल मानसिक हिंसा या घर के अंदर हिंसा? तो ये तीनों क्या है? ये तीनों घरेलू हिंसा में शामिल होते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है। लड़कों के लिए कोई आरक्षण नहीं है भाई, हमें अपना मेहनत करना है जी जान लगा कर के लिए, हमें कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में निम्नलिखित शामिल है? कौन सा शामिल है? तो केवल कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में निम्नलिखित शामिल है, कार्यस्थल पर शामिल है। ठीक, कार्यस्थल पर इसके लिए यौन उत्पीड़न के लिए आपका नियम कानून बनाया गया था। ठीक है, ऊपर आपने पढ़ा है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसमें 8 अध्याय और 30 धाराएं हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। 15 नंबर क्वेश्चन अब आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, लिंग शब्द का अर्थ है, जेंडर शब्द का अर्थ क्या है? जेंडर शब्द का अर्थ होता है पुरुष या महिला होने से जुड़ी सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाएं, व्यवहार और अपेक्षाएं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, लिंग आधारित हिंसा में शामिल है, जेंडर आधारित वायलेंस में कौन सा शामिल होगा इसमें? तो कोई भी ऐसा कार्य जिसके परिणाम स्वरूप जेंडर के आधार पर शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ा होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। पूछा गया आपसे, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य एसडीजी का लैंगिक समानता से संबंधित एक विशिष्ट लक्ष्य था, जो था कौन सा लक्ष्य था? तो इनका लक्ष्य था, ठीक है, इनका लक्ष्य था प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल करना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, लैंगिक समानता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य एसडीजी है? तो एसडीजी 5 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ग्लास सीलिंग एक शब्द है, ठीक है ना, क्या है? ग्लास सीलिंग एक शब्द है जिसका उपयोग निम्नलिखित का वर्णन करने के लिए किया जाता है। किसका वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो अदृश्य बाधाएं जो महिलाओं को संगठनों में शीर्ष पदों पर पहुंचने से रोकती हैं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 22 नंबर पूछा गया है, महिला सशक्तिकरण का मुख्य घटक है। महिला सशक्तिकरण का मुख्य घटक क्या है? एजुकेशन, शिक्षा हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। पूछा गया है, कौन सा कथन, ठीक है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो नारीवाद से संबंधित है? नारीवाद से संबंधित कौन सा है? जीवन के सभी क्षेत्र में नारी पुरुष के साथ समानता की हकदार है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात सबसे कम है किस राज्य में? हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 नंबर प्रश्न है, देखें, महिला पैदा नहीं होती बनाई जाती हैं, यह किसने कहा है? ये स्टेटमेंट सिमोन द beauvoir का है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर पूछा गया है कि आधुनिक समाज में यौन श्रम विभाजन में क्या बदलाव आया है?
तो पुरुष और महिलाएं समान कार्य कर सकते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द सेकेंड सेक्स पुस्तक के लेखक हैं। द सेकेंड सेक्स पुस्तक को किसने लिखा है भैया? तो सिमोन द beauvoir ने लिखा है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस सिद्धांत के अनुसार यौन श्रम विभाजन जैविक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित है? तो नारीवाद सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, नारीवाद सिद्धांत के अनुसार यौन श्रम विभाजन जैविक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित है। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, यौन श्रम विभाजन। ठीक है, यौन श्रम विभाजन का मुख्य आधार क्या है? यौन श्रम विभाजन का मुख्य आधार है भैया, बताइए। बिल्कुल जेंडर। ठीक है ना, जेंडर क्या है? यौन श्रम विभाजन का मुख्य आधार है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। नहीं है तो लास्ट में बताऊंगा मैं। विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है? लैंगिक समानता वाला देश आइसलैंड है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले लैंगिक अंतराल सूचकांक कब जारी किया गया? 2006 में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की प्राथमिक भूमिका देखी जाती है किस रूप में? गृहिणी, हाउसवाइफ के रूप में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत बलात्कार को परिभाषित किया गया है? यहाँ परिभाषित किया गया है इसके बारे में कह रहा है, तो सेक्शन 375। ठीक है, धारा 375 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत बलात्कार को परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है ना, धारा 376 नहीं है, परिभाषित पूछा है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, यौन राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है? यौन राजनीति पुस्तक को किसने लिखा है भैया? तो केट मिलेट ने यौन राजनीति पुस्तक को लिखा है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक को। ठीक है ना, 1970 में इसका प्रकाशन हुआ था यौन राजनीति पुस्तक का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम 35 नंबर, सामाजिक संरचना में पितृसत्ता का क्या अर्थ है? पितृसत्तात्मक सत्ता का अर्थ होता है पुरुषों का प्रभुत्व। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, परिवार में लड़कियों को घर के कामों में अधिक शामिल करना दर्शाता है, क्या दर्शाता है? लैंगिक भेदभाव दर्शाएगा। ठीक है भैया, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में महिलाओं की भूमिका प्रभावित होती है किससे? तो शिक्षा के स्तर से प्रभावित होती है, आर्थिक स्थितियों से और सामाजिक मानदंड, इन सभी से। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है? तो महिलाओं के लिए कौन सी योजना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद से कौन संबंधित है? वैज्ञानिक समाजवाद से कार्ल मार्क्स आपके संबंधित हैं। ठीक है ना, वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स, ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें 40 नंबर प्रश्न देख लेंगे, उदारवादी परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित है? उदारवादी परिप्रेक्ष्य से जॉन स्टुअर्ट मिल आपके उदारवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 41 नंबर, समाजीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? समाजीकरण में परिवार आपका सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर मुख्य रूप से किसका है? जेंडर मुख्य रूप से किसका है? तो ध्यान रखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण का है जेंडर। बी ऑप्शन आपका राइट है, सोशल कल्चर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था कब? 2005 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया 2005 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? सबसे ज़्यादा काम किस क्षेत्र में महिलाएं करती हैं? एग्रीकल्चर यानी कृषि में। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 45 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी? महिला साक्षरता दर 65.46% थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है?
तो अनुच्छेद 39D, ठीक है ना, आर्टिकल 39D, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में महिलाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण कौन सी बीमारी है? टीबी, हृदय रोग या कैंसर? तो हृदय रोग है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 48 नंबर, भारत में महिला श्रम बल में काम भागीदारी का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है शिक्षा की कमी है, सांस्कृतिक मानदंड है, नौकरी के अवसरों की कमी है, बेरोजगारी है, ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में प्रावधान है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 49 का। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लेंगे और आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। 7607574584 आप लोगों को सीनियर ने क्वेश्चन पेपर मेरे पास भेजा, इसलिए आपको उपलब्ध है बिल्कुल फ्री में। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दें, 7607574584, ठीक है। और देखें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरा देवी संबंधित है, सुदेशा देवी और बचनी देवी ये तीनों आपकी संबंधित है चिपको आंदोलन से। पार्वती देवी आपकी संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था इसके बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे बुक में। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।